नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्ज़ाम जो 2002 में हुआ था उसके बारे में। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आए थे। 2002 का प्रश्न पत्र है ये, ऑफलाइन उस टाइम पे पेपर हुआ था। तो देखते हैं इस वीडियो में इसके 2002 के सारे क्वेश्चंस। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि सिविल जज से रिलेटेड अपलोड कर दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था कि पागल खाने का एक रोगी जो कि अंतरालों में स्वस्थ चित्त हो जाता है, मतलब ये बोल रहा है कि यदि कोई पागल खाने का कोई व्यक्ति है जो पागल है लेकिन वो बीच बीच में ठीक हो जाता है, तो अगर वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे। तो ऑप्शन ए है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऑप्शन बी है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सी है कि जिस अंतराल में यानी कि जिस पीरियड में वो स्वस्थ है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या डी है कि जब वो ठीक है उस मतलब जो उसको बीमारी है अगर वो उसके बाद ठीक हो जाए तो ठीक होने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि पूर्व स्वस्थ चित्त हो जाने के बाद में ही वो मतलब पूरी तरह से ठीक होने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन सी होगा कि जिस पीरियड में वो स्वस्थ होगा, स्वस्थ चित्त होगा, जिस टाइम पे जो उसको पूरी समझ होगी कि वो क्या कर रहा है, उस टाइम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। वचन के आवश्यक तत्व क्या है। वचन जो है इसके 2 तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व। ठीक है, 2 होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर क्या होता है। यदि प्रस्तावना जो है वो प्रतिग्रहित हो जाए तो वो वचन बन जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। अगला 4th क्वेश्चन है कि प्रतिफल के बिना की गई संविदा क्या होती है। विदाउट कंसिडरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये वॉइड होता है। इसका 4th का आंसर ऑप्शन बी होगा, ये शून्य होता है। अगला है 5th क्वेश्चन की खा के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन यहाँ पे का देता है, मतलब का बोलता है कि वो खा के लिए एक रंग चित्र, एक पेंटिंग बनाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है इसमें क्या स्टेटमेंट जो है क्या सही होगा कि वचन के पालन के लिए का किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेगा। बी है कि का के प्रतिनिधि इस हेतु किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे, और सी है कि का के पुत्र वचन का पालन कर सकेंगे, और डी है कि का को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। तो देखो भाई, इसका सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जब उसने वचन दिया है का ने वचन दिया है तो उसको पूरा भी तो का ही करेगा ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा कि का को इस वचन को पालन स्वयं करना होगा। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन की ऐसा हर करार जो अपर्याप्त यानी जो माइनर से भिन्न है किसी व्यक्ति के विवाह में अवरोधार्थ हो। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम, क्या होगा इसके ऑप्शन। तो वो वॉइडेबल होगा, वैलिड सॉरी इनवैलिड होगा, वाइड होगा, या फिर विधि मान्य होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 6th का सही आंसर क्या है, उसमें ये शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे अनुकल्पी वचन की दिशा में जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरी अवैध हो। यानी कि देखो, हम एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें एक पार्ट तो उसका वैलिड होता है, ठीक है, एक पार्ट उसका वैलिड है और दूसरा पार्ट उसका इनवैलिड है। तब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा जो एग्रीमेंट है वो परिवर्तन कराया जा सकता है, या फिर किसी भी शाखा का परिवर्तन यहाँ पे नहीं कराया जाएगा, या फिर सी है कि केवल वैध शाखा का ही परिवर्तन कराया जाएगा, मतलब जो वैलिड पार्ट है उसको हम इन्फोर्स कर देंगे, या फिर न्यायालय की अनुमति से हम दोनों पार्ट का जो है परिवर्तन इन्फॉर्मेंस करा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा कि जो वैलिड पार्ट है ना हम उसको इन्फोर्स करा देंगे, जो इनवैलिड है उसको इन्फोर्स नहीं माना जाएगा। 7 का आंसर सी होगा। 8th क्वेश्चन है कि का एक संगीत समारोह में 1000 रुपये पर जो अग्रिम दिए जाते हैं खा के लिए गाने की संविदा करता है। का इतनी जो उसकी रकम है कि वो इतनी रुग्ण है कि वो गा नहीं सकती, मतलब इतनी वो उसकी आवाज़ में नहीं है उस टाइम पे, वो नहीं गा सकती है उस टाइम पे। तो आपको बताना है इसमें क्या स्टेटमेंट सही होगा। देखो, चलिए मैं इसका जूम ही कर देती हूँ, हम दो पार्ट्स में देख लेंगे। मतलब का है कि का केवल उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने को अवध है जो खा को होते यदि का गा सकती, किंतु वह उसे दिए गए अग्रिम 1000 रुपये लौटाने का को बाध्य नहीं है। बी है कि का ने तो का ना तो उसे दिए गए अग्रिम 1000 रुपये लौटाने के लिए बाध्य है और उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने का बाध्य है जो खा
को होते यदि गा सकती। सी है कि का उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने के लिए आबद्ध नहीं है जो कि खा को होते यदि का गा सकती, किंतु उसे अग्रिम दिए गए 1000 रुपये खा को लौटाने होंगे। और यहाँ पे डी है कि का उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने को आबद्ध नहीं है जो कि खा को होते यदि का गा सकती, किंतु उसे अग्रिम दिए गए रुपये की आधी राशि खा को लौटानी होगी। तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि का उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने को आबद्ध नहीं है जो खा को होते। ठीक है, यदि का गा सकती किंतु उसे अग्रिम जो 1000 रुपये उसको दिए हैं तो उसको लौटाने होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे 9 क्वेश्चन है कि का एक गौरक्षा की देखभाल के लिए खा की अभिरक्षा में छोड़ देता है। यहाँ पे जो गौ है उसको एक बछड़ा पैदा होता है, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में यहाँ पे क्या होगा, बताना यहाँ पर क्या होगा। तो देखो ऑप्शन ए बता रहा है कि खा केवल वह गौ का को परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। बी है कि खा वह गौ और बछड़ा का को परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। मतलब ऑप्शन ए बोल रहा है कि जो खा है वो गाय ही का को देगा, और बी में बोल रहा है कि गाय और बछड़ा दोनों को दे देगा वो, और सी है कि बछड़े का आधा मूल्य दिए जाने पर ही खा गा को गाय और बछड़ा दोनों देगा, और डी है कि बछड़े का 1/3 मूल्य दिए जाने पर ही खा गाय और बछड़ा दोनों ही का को दे देगा। तो यहाँ पे आंसर देखो क्या होगा, ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर वो ये है कि अगर गाय के बछड़ा हो गया है तो वो गाय और बछड़ा दोनों ही वो एक को परिदत्त करेगा, यानी कि उसको वो दे देगा। अगला 10th क्वेश्चन की सामान्यतः विक्रय होने वाली खोई हुई चीज़ को पड़ी पाने वाला बेच सकेगा, जबकि पाई गई चीज़ के बारे में पड़ी पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभाव उसके मूल्य के कितने तक पहुंच जाएंगे। तो ये इसके 2/3 मूल्य तक पहुंच जाएंगे। डी आंसर यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, उपाभिकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है। उपाभिकर्ता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, उसे अभिकरण के कारोबार में मालिक द्वारा नियोजित किया जाता है। बी है कि उसे अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया जाता है। सी है कि वह मालिक के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, और डी है कि अभिकर्ता उपाभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे 11वें का आंसर क्या होगा, ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा कि उसे अभिकरण के कारोबार में मूल्य अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया जाता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, खा को का यह प्राधिकार देता है कि वह का की भूमि बेच दे और उस विक्रय के आयामों में से उन ऋण का संदाय कर ले जो उसे का द्वारा शोध्य है। किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कि का इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकता है। बी है कि का उन्मत्ता के से प्राधिकार का पर्यावसान हो सकता है। सी है कि का की मृत्यु के प्राधिकार का पर्यावसान हो सकता है, और डी है कि का इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और ना का की मृत्यु या उन्मत्ता से उस प्राधिकार का पर्यावसान कर सकता है। तो 12th का आंसर यहाँ पे ऑप्शन ये डी होगा। ठीक है, आगे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चन है कि कृषि के अंतर्गत इसमें से क्या नहीं आता, जो कृषि है उसके अंतर्गत इसमें से क्या नहीं आएगा। ऑप्शन ए है कि उद्यान कृषि, बी है फलोद्यान लगाना और उनका संरक्षण करना, सी है कि चारे चराई और छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना, और डी है कि बड़े झाड़ों का जंगल। तो कृषि में इसमें से क्या नहीं आता है, ये जो बड़े झाड़ों का जंगल है वो कृषि में नहीं आएगा। बाकी ए बी सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन की स्वयं खेती करना इसमें से क्या अभिप्रेत नहीं है। स्वयं खेती करना, ऑप्शन ए कि अपने कुटुंब के किसी सदस्य के लिए श्रम द्वारा, बी है कि किसी मजदूरी पर जो फसल के अंश के रूप में देय है रखे गए सेवकों द्वारा, सी है अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा, और डी है कि अपने कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा अपने स्वयं के लिए खेती करना। तो 14th का आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा कि स्वयं खेती करना का मतलब ये नहीं है कि ऐसी मजदूरी पर जो फसल के अंश के रूप में देय है और रखे गए सेवकों के द्वारा, यहाँ पे बी आंसर होगा। अगला है राजस्व निरीक्षक, भूमापक एवं पटवारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन उन कर्तव्यों से संबंधित कार्य करने के निमित्त किसी भवन या किसी निवास गृह से संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण उद्यान में, यहाँ पे क्या होगा सही आंसर। तो ऑप्शन ए है कलेक्टर, बी है तहसीलदार, सी है उसके वास्तविक स्वामी, और डी है उसके अधिभोगी। तो यहाँ पे जो है सही आंसर है ये ऑप्शन डी होगा, उसके अधिभोगी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
किस सम्मति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब किसकी सम्मति के बिना, उसके अधिभोगी के। ठीक है, तो 15 का आंसर डी होगा। अगला है, कौन राजस्व अधिकारी किसी मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी की जांच तथा रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकेगा। कौन होगा यहाँ पर? उपखंड अधिकारी, कलेक्टर, नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार। 16 का आंसर होगा नायब तहसीलदार। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में एक राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, आदेश के दिनांक से, और अगर समन की तामील सम्यक रूप से ना की गई हो तो आदेश के जानकारी में आने के दिनांक से कितने दिन के भीतर उसे अपास्त कराने के लिए आवेदन कर सकेगा? तो 60 दिन, 2 महीने, 1 महीने, 30 दिन। सही आंसर है यहाँ पर कि 30 दिन के अंदर जो है वो आवेदन कर सकता है अपास्त कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, राजस्व पदाधिकारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन चलने वाले किसी मामले या कार्यवाही में हुए व्यय को उस सीमा तक दिला सकता है, मतलब कितने रुपए की सीमा तक उसको ही दिला सकता है अगर किसी मामले या कार्यवाही में कोई व्यय हुआ है तो 18 का आंसर क्या है यहाँ पे? ये होगा कि जैसा भी वह उचित समझे वो उतनी सीमा तक उसको धनराशि दिला सकता है। 19 क्वेश्चन है कि खेती की लागत का प्राकलन करने में निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाएगा? अगर खेती की लागत का हमें प्राकलन करना है तो इसमें से किस पर विचार नहीं करेंगे हम? ए है कि भूमि का बाजार मूल्य, बी है स्टॉक एवं भवनों का अवक्षरण, और गा है खेतिहर के श्रम और पर्यवेक्षण के समतुल्य धन, और डी है कि खेतिहर के कुटुंब के श्रम तथा पर्यवेक्षण के समतुल्य धन। 19 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा कि भूमि का जो बाजार मूल्य है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। 20 क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति जो भूमि के किसी अधिकार का हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 के अंतर्गत किसको वो देता है? ऑप्शन ए कलेक्टर को, बी है उपखंड अधिकारी को, और सी है पटवारी को, या डी है राजस्व निरीक्षक को। तो यहाँ पर किसको रिपोर्ट करेगा ये? 20 का आंसर है ऑप्शन सी, ये पटवारी को, सी आंसर होगा। 21 क्वेश्चन है, ग्रामों, सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भूखंड संख्यांकों की सीमाओं के बारे में समस्त विवाद जैसा कि ऐसी सीमाएं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 124 के उपबंधों के अधीन नियत की गई हो विनिश्चित किए जाएंगे। कलेक्टर के द्वारा, उपखंड अधिकारी के द्वारा, पटवारी के द्वारा या जिला तहसीलदार के द्वारा। 21 का आंसर यहाँ पे है तहसीलदार के द्वारा, डी आंसर है। अगला है 22 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 124 के अधीन सीमाएं नियत किए जाने के बाद किसी भूमि का सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को जहां संक्षिप्तः बेदखल कर दिया गया हो वहां उस भूमि पर अपना हक स्थापित करने के लिए ऐसी बेदखली की तारीख से मतलब कितने वर्ष की कालावधि के भीतर सिविल वाद संस्थगित कर सकता है? तो ये 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। आंसर यहाँ पे क्या होगा? 22 का आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन बी होगा, 1 वर्ष। अगला है, मारुषि कृषक का उसके खाते में का कृषाधिकार किसके आदेश द्वारा समाप्त किया जा सकेगा? ए है कलेक्टर के द्वारा, बी है तहसीलदार के, सी है उपखंड अधिकारी, डी है आयुक्त। तो 23 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, उपखंड अधिकारी के द्वारा। अगला है, किसी भूमिहीन व्यक्ति को ग्रामीण आवास योजना के अधीन गृह स्थल का आवंटन इस शर्त के अध्ययन किया जाएगा कि आवंटन की तारीख से की कालावधि के भीतर किसी भूमि पर गृह का निर्माण करेगा। तो ए है 1 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 5 वर्ष या डी है 7 वर्ष। तो 24 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 5 वर्ष के लिए। अगला है सीपीसी के क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कि जिला न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं ऑप्शन ए, वह ऐसे विवाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों को जो उसके सामने विचारण या निपटारण के लिए लंबित है अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने और इसे निपटाने के लिए सक्षम है। बी है कि वह अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई का प्रत्याहरण कर सकेगा। सी है कि वह उस वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को जो उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में प्रत्याहरित की गई हो या स्वयं विचारण हो या निपटारा कर सकेगा, अथवा उसे ऐसे किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसके अधीनस्थ हो तथा उसका विचारण या निपटारण करने में सक्षम हो। और डी है कि वह उस वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को उसी न्यायालय को पुनः अंतरित कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसमें से कि जिला न्यायालय के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही नहीं होगा?
देखो इसमें ऑप्शन डी है, ये सही नहीं होगा कि वह उस वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को उसी न्यायालय को पुनः अंतरित नहीं कर सकता जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया हो, यानी कि वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है फिर से। 26 क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्ववर्ती तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे ब्याज दिला सकेगा। तो ऐसे ब्याज की दर कितनी होगी, मतलब कितनी वार्षिक से अधिक नहीं होगी। 26 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 6% से ज़्यादा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 27, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चों के रूप में कोई भी न्यायालय जिस रकम के संदाय का आदेश करेगा वह रकम कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए वह रकम। तो इसका 27 का इसमें क्या आंसर होगा, ये है 3,000 रुपये और उसके धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में जो भी कम हो, ठीक है, बी आंसर इसका होगा। अगला, एक डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही में प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डिक्री या फिर निष्पादन कर रहे न्यायालय के द्वारा। 29 क्वेश्चन है, एक निर्णित ऋणी को धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया और वह निर्णित ऋणी डिक्री की रकम या गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया गया। तो वह अधिकारी यहाँ पर क्या होगा, वह अधिकारी जो है तुरंत छोड़ देगा, उसे तुरंत छोड़ देगा, सी आंसर होगा अगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन की, व्यवहार यानी कि सीपीसी की धारा 80 के अंतर्गत कितने दिन की लिखित सूचना सरकार के विरुद्ध वाद संस्कृत किए जाने से पूर्व खारिज की जानी होती है, कितने दिन से पूर्व। तो 30 का आंसर यहाँ पे है कि 2 महीने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन की, का एक घर को 500 रुपये वार्षिक भाटक के पट्टे पर देता है, यानी कि रेंट पर देता है। सन 1905, 1906 और 1907 इन सभी पूरे वर्षों का भाटक शोध है और दिया नहीं गया। का सन 1908 में खा पर केवल 1906 के शोध्य भाटक के लिए वाद लाता है। खा के ऊपर का उसके पश्चात क्या कर सकता है, केवल सन 1905 के शोध्य भाटक के लिए जो है केस कर सकता है। बी है कि 1907 के लिए भी, जो उसने रेंट नहीं दिया उसके लिए भी वाद ला सकता है। सी है कि 1905 और 1907 दोनों के लिए वाद ला सकता है। और डी है कि 1905 और 1907 दोनों में से किसी के भी शोध्य भाटक के लिए वो वाद नहीं ला सकता। तो यहाँ पर 31 का आंसर क्या है कि ऑप्शन डी कि 1905 और 1907 दोनों में से किसी के भी शोध्य भाटक के लिए वो वाद नहीं ला सकता है। 32 क्वेश्चन है, किसी भी न्यायालय उसकी मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने वाले पक्षकारों को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश कर सकता है अगर वह क्या हो, भारत में निवास करता हो। बी है कि उस राज्य की सीमाओं के भीतर निवास करता हो जिसमें कि न्यायालय अवस्थित है। सी है कि उस न्यायालय की सीमाओं के भीतर निवास करता हो जिसमें कि न्यायालय अवस्थित है। सॉरी, इसमें दोनों ही ऑप्शन सेम दे रखे हैं, एक होगा अवस्थित है, एक होगा अवस्थित नहीं है। और घा है कि न्याय सदन से एक निश्चित सीमा के भीतर निवास करता हो। तो 32 का आंसर है कि न्याय सदन के एक निश्चित सीमा के भीतर यदि वो निवास करता हो तो आदेश जारी कर सकता है किसी पक्षकार के। अगला है कि 33 क्वेश्चन, कोई वाद खारिज किया जा सकता है अगर प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन के तालीम के बिना लौटाए जाने के पश्चात उस तारीख से मतलब किस दिन की अवधि तक वादी न्यायालय में नए समन निकलवाने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, कितने दिन के लिए। तो ये होता है 7 दिन के लिए, सी आंसर होगा। 34 क्वेश्चन है, साक्षियों की न्यायालय में उपस्थिति के लिए उनके नाम समन प्राप्त करने के लिए पक्षकार द्वारा साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय जो तारीख नियत करेगा वह विवादकों का निपटारा किए जाने से पश्चात नहीं होगी, कितने दिनों के पश्चात में नहीं होगी, मतलब ये पूछ रहा है। 34 का आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 15 दिनों के पश्चात नहीं होगा। 35 क्वेश्चन है, एक वाद में वादी स्वयं साक्षी के रूप में उपसंजात होना चाहता है, वह न्यायालय की अनुमति लिए बिना क्या कर सकता है। यहाँ पर इस प्रकार का उपसंजात हो सकेगा कि ऑप्शन ए है कि वादी पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने से पूर्व कभी भी। बी है कि प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य समाप्ति के पूर्व कभी भी। सी है कि बहस सुनने जाने के पूर्व कभी भी। और डी है वादी की ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने से पूर्व। तो 35 का आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, वादी की ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने से पूर्व एक वादी स्वयं साक्षी के रूप में उपसंजात हो सकेगा न्यायालय की अनुमति के बिना। अगला है कि 36 क्वेश्चन,
धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात न्यायालय निर्णीत ऋणी के आवेदन पर क्या कर सकता है? 36 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा कि डिक्री की सहमति के बिना आवेदन कर सकता है। आगे आईपीसी के क्वेश्चंस देखते हैं 37 से। 37 क्वेश्चन है कि कहाँ भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है और वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। हत्या के अपराध के लिए वह कहाँ पर विचारित और दोषित किया जा सकता है? ये इलस्ट्रेशन है, आईपीसी में दिया हुआ है। तो यही पता है, युगांडा और जो है भारत दोनों ही जगह वो विचारित और दोषित किया जा सकता है। तो 37 का आंसर जो है इसमें होगा, इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है। वैसे अगर वो युगांडा में पकड़ा था तो वहाँ पर भी उसको विचारित किया जाएगा, ठीक है, दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। वैसे इसमें डी आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता? संपत्ति का समहरण, कठोर श्रम के लिए कारावास, आजीवन निर्वासन और मृत्यु। तो 38 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, आजीवन निर्वासन। नेक्स्ट है, जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई जितने तक जुर्माना हो, वहाँ अपराधी जिस रकम से जुर्माने का दाय होगा तो वहाँ वह रकम कितनी होगी? 39 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा कि असीमित होगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी। अगला है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि कितने वर्ष के आयु से, मतलब कितने वर्ष के से कम आयु के बच्चे ने कोई अपराध किया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा कोई कार्य। तो यहाँ पर ना 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा कोई किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। 41 क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जवाब गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्ति की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब विधि विरुद्ध जवाब के लिए कम से कम कितने मेंबर को होना ज़रूरी है? तो यहाँ पे टोटल 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जहाँ होंगे और वो विधि विरुद्ध जवाब करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर बताया गया है। अगला है 42 क्वेश्चन, दंगा करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की आवश्यकता है? मतलब कितने व्यक्ति होने चाहिए दंगा के लिए? 42 का आंसर यहाँ पे होगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। 43 क्वेश्चन है, का को माँ गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। का इस प्रकोपन में माँ पर पिस्तौल चला देता है जिससे ना तो उसका आशय या को जो समीप ही था किंतु दृष्टि से बाहर है वध कर देता है, और ना ही यह जानता है कि संभाव्य कि वह या का वध कर दे। का या का वध कर देता है, यहाँ पर वो किस चीज़ के लिए दोषी होगा, मतलब किस अपराध के लिए दोषी है यहाँ पर? 43 का आंसर जो है ये होगा कि केवल आपराधिक मानववध के लिए दोषी होगा वो। नेक्स्ट है, कोई उपहति घोर उपहति कहलाती है जिसके कारण उपहत व्यक्ति, मतलब यहाँ पर बताना है कि कितने दिन तक यदि कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अस्थायी रूप से किसी भी तरीके से पड़ा हुआ हो बिस्तर पर तो वो घोर उपहति कहलाई जाएगी। 44 का आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 30 दिन तक अगर वो बिस्तर में पड़ा हुआ है तो घोर उपहति कहलाया जाएगा। उसको तीव्र शारीरिक पीड़ा होनी चाहिए, उसके वो मामूली काम काज अपने जो डेली के दिनचर्या के काम है वो नहीं कर पाए तब। अगला है 45 क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में व्यपहरण कितने प्रकार के बताए गए हैं? व्यपहरण कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो ये हैं 2 टाइप के व्यपहरण। अगला है, जो कोई शिशु का इस आशय से व्यपहरण या फिर अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले तो वो आईपीसी की धारा 369 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा अगर शिशु की आयु कितने वर्ष से कम की है। शिशु की आयु बतानी है यहाँ पर, तो ये है 10 वर्ष की। अगला है, डकैती करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक। 48 क्वेश्चन है कि का एक वयस्क विवाहित स्त्री के साथ जिसको वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना जानता है उस पुरुष की सम्मति के बिना, मौनानुकूलता के बिना किंतु उस स्त्री की सम्मति से मैथुन करता है, क्या यहाँ पर किस चीज़ के लिए दोषी होगा? 48 का आंसर ऑप्शन बी है, जार कर्म के लिए। जब अब तो जो है ये इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है इस सेक्शन को। अब सीआरपीसी का क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या, बताना है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जिसको कि एक महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। 49 का आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, 10 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम इतने वर्ष तक की अधिवक्ता कर चुका हो या फिर वकालत कर चुका हो।
तो कितने वर्ष तक का? ये टोटल 7 साल तक अगर उसने वकालत की है तो वो अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति पाने के लिए पात्र होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामले में प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को, जो कि कम से कम कितने वर्ष तक की अवधि तक उसने विधि व्यवसाय करता रहा हो, और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता हो। तो 51 का आंसर यहाँ पे होगा 10 वर्ष तक के लिए। डी आंसर होगा यहाँ पर। 52 क्वेश्चन है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितने वर्ष से अधिक के दंड के कारावास से दंडित कर सकता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। 52 का आंसर यहाँ पे होगा 3 वर्ष तक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 क्वेश्चन। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो कितने रुपए तक के जुर्माने से दंडित कर सकते हैं? 53 का आंसर है 5,000 रुपये। 54 क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है और वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में वह निकल भागा है परंतु उसका पीछा कर सकता है तो उसे गिरफ्तार कर सकता है कहाँ से? बताना है 54 का आंसर। तो वो भारत के किसी भी क्षेत्र में हो उसको पकड़ सकता है, तुरंत पीछा कर सकता है। 55 क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कितने वर्ष की अनाधिक की अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की उपेक्षा कर सकता है? तो यहाँ पर 55 का आंसर जो होगा ये है 1 वर्ष तक के लिए। 1 वर्ष तक के लिए बंधपत्र निष्पादित कर सकता है परिशांति कायम रखने के लिए। नेक्स्ट है, संज्ञेय अपराध के लिए किए जाने से संबंधित इतलाक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संज्ञेय मामले के लिए बताना है। ए ऑप्शन है कि वह थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से दी जा सकती है। बी है कि वह थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध की जाएगी। सी है कि सूचना लेखबद्ध किए जाने के बाद सूचना देने वाले के हस्ताक्षर उस पर कराए जाएंगे। और डी है कि सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वाले को निःशुल्क नहीं दी जा सकती। तो देखो यहाँ पर क्या सही नहीं है, इसका जो है 56 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा कि इसकी जो एक प्रति एक कॉपी निःशुल्क नहीं दी जाएगी, जबकि वो तक निःशुल्क दी जाएगी। 57 क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 306 या 307 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति को किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या फिर मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया गया है जिस पर क्षमादान किया गया था, वह कौन प्रमाणित करेगा? इसमें से कौन है जो ये प्रमाणित करेगा सेक्शन 306 और 307 के तहत? 57 का आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी है, ये है लोक अभियोजक। सी आंसर होगा यहाँ पर। 57 का आंसर सी होगा। अगला है 58 क्वेश्चन, जब वह व्यक्ति जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराध का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता है मर जाता है तब अपराध का समन नहीं किया जा सकता। बी है कि किसी चतुर्दशी साक्षी द्वारा अपराध का समन किया जा सकता है। सी है ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति के बिना अपराध का समन कर सकता है। और डी है ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध का समन कर सकता है। तो 58 का आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। अगला है, निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। 59 का आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी, मामले का भारसाधक लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक। 60 क्वेश्चन है, निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए कितने रुपए तक यहाँ पर कितने रुपए से अधिक के प्रतिकर जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार कराए गए व्यक्ति को दिलाया जा सकेगा? तो 60 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, 1,000 रुपये तक। 61 क्वेश्चन है, जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल कितने रुपए से अनाधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है जहाँ दोषित व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी? तो ये होता है 100 रुपये से। 62 है, कोई न्यायालय केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध का संज्ञान कितने टाइम की परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं लेगा? ये होता है 6 माह के। अगर 6 माह का टाइम पीरियड हो गया है तो वो जुर्माने से दंडनीय अपराध उनका संज्ञान नहीं लेगा। अगला है 63 क्वेश्चन, 3 वर्ष का परिसीमा काल निर्धारित होता है कितने वर्ष के अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के संज्ञान के लिए? तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, 3 वर्ष तक का। आगे देखते हैं एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन है कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ये एक तथ्य होता है
64 का आंसर ए होगा। 64 है, सॉरी 65 है, धातुपट या फिर शिला पर उत्कीर्ण लेख, ये क्या होते हैं? तो देखो ये दस्तावेज कहलाते हैं। ठीक है, बी आंसर इसका होगा, दस्तावेज कहलाते हैं। आगे है कि का एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौज पर आक्रमण कर दिया जाता है, फौजों पर, और जेल तोड़कर खोली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है, चाहे का उन सभी में उपस्थित नहीं रहा, फिर भी उन तथ्यों का घटित होना सुसंगत है। क्यों? क्योंकि वो सुसंगत तथ्यों का हेतु गठित करते हैं, वे सुसंगत तथ्यों की तैयारी दर्शित करते हैं, वे सुसंगत तथ्यों का परिणाम है और वे साधारण संव्यवहार के भाग हैं। तो 66 का आंसर है कि वो जो है साधारण संव्यवहार के भाग हैं। सेक्शन 6 है ये। अगला है का पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए खा पर का वाद लाता है। खा प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है सच है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था सुसंगत तथ्य हो सकता है। तो विवादित तथ्य हेतु के रूप में, विवादित तथ्य से प्रभावित आचरण के रूप में, विवादित तथ्यों के पुनर्स्थापना के रूप में और विवादित तथ्य की तैयारी के रूप में। 67 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा कि विवादित तथ्यों की पुनर्स्थापना के रूप में वो सुसंगत होगा। 68 क्वेश्चन है, प्रश्न है कि क्या का ने किसी अमोक दिन कलकत्ता में अपराध किया, यह तथ्य है कि वह उस दिन लाहौर में था, क्या ये सुसंगत होगा? 68 का आंसर जो है वह सुसंगत होगा क्योंकि वह विवादित तथ्य से अस्तित्व को अत्यंत अनाध्य संभाव्य बनाता है। डी आंसर होगा। 69 क्वेश्चन है कि का पर खा की ख्याति की अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके खा की मानहानि करने का अभियोग करता है। यह तथ्य है कि खा के बारे में का ने पूर्व प्रकाशन किए जिसमें खा के प्रति का वैमनस्य दर्शित होता है, तो ये सुसंगत है। क्यों यह सुसंगत होगा? क्योंकि उससे खा की ख्याति की अपहानि करने का आशय साबित होता है। तो यहाँ पर 69 का आंसर सी होगा। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है यहाँ पर सही है? ऑप्शन है स्वीकृतियाँ केवल मौखिक हो सकती हैं, स्वीकृतियाँ केवल दस्तावेजी हो सकती हैं, स्वीकृतियाँ मौखिक या दस्तावेजी कोई भी हो सकती हैं, और स्वीकृतियाँ स्वीकृति विषयों का निश्चय सबूत होती हैं। तो यहाँ पर यह है कि जो स्वीकृति होती है वो मौखिक और दस्तावेजी दोनों हो सकती है। 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ए है जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है, जो जिसको कोर्ट बोल देगा तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। बी है कि स्वीकृति तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ठीक है, जो एडमिट कर लिया गया उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। सी है कि सभी तथ्य और दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे, ये सही नहीं है, मौखिक साक्ष्य द्वारा और जो लिखित साक्ष्य है उसके द्वारा भी साबित किए जाएंगे, और मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहिए, ये भी ठीक है। सी आंसर होगा यहाँ पे। 72 क्वेश्चन है कि एक दस्तावेज का द्वारा लिखित होना कहा जाता है, वह दस्तावेज उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया है। अगर दस्तावेज कितने वर्ष की अवधि से पुराना तत्परता यह साबित किया गया है तो न्यायालय वह उद्धारित करेगा कि वह का के हस्तलेख में है। पता ना कितने वर्ष तक का पुराना दस्तावेज यदि रखा गया है तो उपधारणा करी जाएगी कि वो सही है। 72 का आंसर जो है यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 30 वर्ष तक यदि कोई दस्तावेज रखा जाता है तो। और अगला इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं तो वो टोटल 5 वर्ष तक। 73 क्वेश्चन है, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लेख लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य हम क्या बोलेंगे? इसको जो है हम मौखिक साक्ष्य बोलते हैं। 73 का आंसर ए होगा। 75 क्वेश्चन है, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी कौन सी परीक्षा कहलाई जाएगी? तो ये जो है पुनः परीक्षा कहलाई जाती है, री एग्जामिनेशन। 75 क्वेश्चन है, यदि दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है तो वह एक साक्षी हो जाता है। बी, उसकी प्रति परीक्षा उभय पक्षों द्वारा की जाती है। सी, उसकी प्रति परीक्षा न्यायालय की अनुमति से की जाती है। और डी है वह साक्षी नहीं होता, इसलिए उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक उसे साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाए। 75 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, वह साक्षी नहीं होता क्योंकि इसलिए उसकी प्रति परीक्षा भी नहीं होगी जब तक कि उसे साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाए। 76 का क्वेश्चन है कि कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसने पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन हम सूचक प्रश्न कहलाए जाते हैं। 159 सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट।
77 क्वेश्चन है MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। 77 क्वेश्चन है स्थान से विपरीत है कि कोई भवन या किसी भवन का भाग, चाहे वह निवासिक हो या अनिवासिक, और उसके अंतर्गत नहीं आता। ए है कि ऐसे भवन या भवन के अनुलग्न उद्यान। बी है कि ऐसे भवन के अनुलग्न मैदान। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी अकोमोडेशन जिसके बाहर इसमें से क्या नहीं होगा, कि जैसे भवन है, भवन के बाहर कोई गार्डन है, भवन के बाहर कोई भी ग्राउंड है, या फिर कोई ऐसी भूमि जो कृषक प्रयोज्य के लिए उपयोग में लाई जा रही हो, या फिर कोई फर्नीचर है जो घर में लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से क्या नहीं होगा, तो 77 का आंसर जो ऑप्शन सी होगा, कि जो मतलब ये है कि भवन में ना कृषि नहीं आती है। ठीक है, सी आंसर होगा यहाँ पर। अगला है किसी अविधारी के विरुद्ध किसी स्थान से उसकी बेदखली के लिए वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है कि भूमिधारी ने उससे वैध रूप से वसूली योग्य भाड़े के संपूर्ण बकाये का भाड़ा के बकाये के लिए मांग की सूचना भूमि स्वामी द्वारा उस पर विहित रीति से तामील किए जाने की तारीख के कितने दिन के भीतर ना संदेह किया हो, ना ही निवेदित किया गया हो। कितने दिन यहाँ पर बताए हैं, ये बताए हैं 2 महीने के लिए। ठीक है, बी आंसर है यहाँ पर। अगला है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत निष्कासन के लिए वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया जाए कि वह स्थान उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह भाड़े पर दिया गया था युक्त हेतु के बिना वाद की फाइल लिए जाने की तारीख से अविवाहित पूर्व कितने दिन की लगातार अवधि तक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। तो ये होता है 6 माह तक की। अगला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, जहाँ किसी अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश भूस्वामी की स्वयं के लिए निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाता है, वहाँ भूस्वामी उस पर कब्जा उस आदेश को दाखिल करने की तारीख से 2 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने, 1 महीने की अवधि तक का अवसान होने के पूर्व पाने का हकदार नहीं होता है। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 2 महीने के। ठीक है, 2 मास, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 81 क्वेश्चन देखते हैं अगला। 81 क्वेश्चन है, यदि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 के उपधारा 1 के खंड छा जी यानी कि छा जी बोलेंगे और खंड जा यानी कि एच में वृद्धनिष्ठ आधारों पर आदेश में वृद्धनिष्ठ दी गई तारीख को या उससे पूर्व अभिधारी द्वारा कब्जा प्रदत्त कर दिए जाने के पश्चात भूस्वामी मरम्मत या निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य वृद्धनिष्ठ की गई तारीख के कितने दिन के भीतर प्रारंभ नहीं करता, तो इस संबंध में आवेदन दिए जाने पर न्यायालय भूस्वामी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अवधारित करे कि उस स्थान का या उस भाग का अधिभोग हो गया है। तो यहाँ पे सही आंसर 81 का क्या होगा, ये है ऑप्शन सी आंसर, 1 महीने के अंदर। 82 क्वेश्चन है, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली के लिए भाड़ा नियंत्रण प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत वाद में अभिधारी पर विहित रूप से तामील किए जाने पर वह उस स्थान से बेदखली के लिए की गई प्रार्थना में तब तक प्रतिवाद नहीं करेगा जब तक कि वह समन की तारीख के कितने दिन के भीतर प्रतिवाद करने की इजाज़त हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत नहीं कर देता और भाड़ा नियंत्रण प्राधिकार से यथा उपबंधित इजाज़त अभिप्राप्त नहीं कर लेता। तो 82 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ये 15 दिन के लिए। अगला 83 क्वेश्चन, जो भूस्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23 का के अधीन कोई मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है तो उसे एक बार में उस स्थान में 6 महीने के लिए 6 महीने से ज़्यादा के भाड़े के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे की पारित किया जा सकेगा। 84 क्वेश्चन है, बेदखली के आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश कुल मिलाकर कितने दिन की अवधि के लिए प्रवर्तन नहीं रहेगा। 84 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, 6 महीने। 85 क्वेश्चन है, प्रत्येक अभिधारी भाड़े का संदाय संविदा द्वारा नियत किए गए समय के अंदर या ऐसी संविदा के अभाव में उस समय के जिसके लिए वह देय हो ठीक आगामी मास तक करेगा। कितने दिन के लिए, तो 85 का आंसर है 15वां दिन के लिए। 86 क्वेश्चन है, किसी अभिधारी द्वारा उसे भाड़े के पर दिए गए स्थान के संबंध में उपभोग किए जा रहे आवश्यक प्रदाय को भूस्वामी द्वारा बंद किए जाने पर ऐसा प्रदाय प्रत्यावर्तित करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा। 86 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन सी, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, सी आंसर होगा। अगला है 87 क्वेश्चन,
यदि भूस्वामी द्वारा अभिधारी द्वारा उपभोग किए जा रहे आवश्यक प्रदाय के बिना किसी न्याय संगत या पर्याप्त हेतु के बंद किया जा ना पाया जाता है तो भाड़ा नियंत्रक अधिकारी निर्देश देगा कि वो 100 रुपये या 300 रुपये, 500 रुपये या 50 रुपये से अधिक के प्रतिकर का संदाय भूस्वामी द्वारा अभिधारी को किया जाए। तो ये है 500 रुपये तक का। सी आंसर होगा यहाँ पे 87 का आंसर सी होगा। 88 क्वेश्चन है, यदि कोई भी न्यायालय मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस अपराध की बाबत परिवाद उस तारीख से जिसको कि वह अपराध किया गया है कितने दिन के भीतर ना किया गया हो। 88 का आंसर होगा यहाँ पर 3 माह। आगे हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना ये क्वेश्चंस देख के? बोर नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आपको देखने ही है और जितना आप इंटरेस्ट के साथ में इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, आप इनके आंसर्स लगा लेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, देखो 89 क्वेश्चन है टीपीए का कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे कहाँ पर। ये टीपीए का जो एक्ट है वो इसके प्रावधान कहाँ पर लागू होते हैं। 89 का आंसर जो है ये है ऑप्शन सी कि जहाँ पर पक्षकारों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है जिसमें कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाए। 90 क्वेश्चन है, किसी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित से अभिप्राय और सर्वदा अभिप्रेत होना समझा जाएगा कि कम से कम कितने साक्ष्यों के द्वारा उसको अनुप्रमाणित किया जाए। कितने मतलब कि कितने प्रमाण मतलब कितने व्यक्ति के द्वारा कितने साक्ष्यों के द्वारा उसको हम अटेस्ट करवाएं ये माना जाएगा। कितने साक्ष्य होने चाहिए यहाँ पर, तो 90 का आंसर ऑप्शन बी है कि 2 साक्ष्यों को होना आवश्यक है। अगला है संपत्ति के अंतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये है कि उसे ऐसा कार्य विपरीत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति संपत्ति हस्तांतरित करे, तो ये तो ठीक है। 91 का तो ठीक है ये वाला। बी है, देखते हैं बी कि वह संपत्ति का हस्तांतरण वर्तमान या भविष्य में करे, ये भी ठीक है। और वह एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति ट्रांसफ़र कर सकता है, ये भी ठीक है। और डी है कि वह स्वयं या एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता। इसमें गलत दिया हुआ है, वो खुद के लिए भी ट्रांसफ़र कर सकता है और एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी जो जीवित हो उनके लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। 92 क्वेश्चन है, संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक इसमें से क्या नहीं है। व्यक्ति का वयस्क होना चाहिए, वह स्वस्थ चित्त भी होना चाहिए और वो संविदा करने के लिए सक्षम भी होना चाहिए और अंतरणीय संपत्ति उसकी अपनी हो। 92 का आंसर जो है यहाँ पर डी होगा, ये सही नहीं है। 93 क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में कितने प्रकार के बंधक वर्णित हैं। सेक्शन 58 है जिसमें बंधक के बारे में बताया है कितने टाइप के हैं, तो ये टोटल 6 टाइप के बंधक हैं। सादा बंधक, भोग बंधक, इंग्लिश बंधक, हक विलेख बंधक, ठीक है, ये इस टाइप के हैं। 94 क्वेश्चन है, वह बंधककर्ता जिसने 2 या 2 से अधिक बंधक एक ही बंधककार के पक्ष में निष्पादित कर दिए हैं तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो उस समय जब उन बंधकों में से 2 या 2 से अधिक बंधकों का मूलधन शोध हो गया हो तो जो है ऐसे किसी एक बंधक का पृथकतः या तो ऐसे बंधक में से एक साथ ही या 2 या अधिक बंधकों का मोचन कराने का हकदार होगा। डी आंसर होगा यहाँ पर। 95 क्वेश्चन है, स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा या फिर तो पट्टाकर्ता या पट्टादार। यहाँ पर एक वर्ष में एक माह में, 6 माह में, 3 माह में या 60 दिन में ऐसी सूचना द्वारा प्रवेश है जिसका अवसान किसी अधिकृत वर्ष के अंत के साथ हो। तो 95 का आंसर जो है यहाँ पर बी होगा, 6 महीने के लिए। बी आंसर होगा यहाँ पे 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा किया जाता है, तो ये किया जाता है केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत के द्वारा। 97 क्वेश्चन है, जहाँ स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया हो वहाँ ऐसी लिखत निष्पादित की जाएगी। किसके द्वारा निष्पादित की जाएगी, तो ये पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के द्वारा निष्पादित की जाएगी। 98 क्वेश्चन है, दान के लिए आवश्यक इसमें से क्या तत्व नहीं है, दान के लिए इसमें से क्या ज़रूरी नहीं होता है। 98 का क्वेश्चन का आंसर देखें हम तो यहाँ पर जो है प्रतिफल, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रतिफल हो। अगला है 99 क्वेश्चन, स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए किया गया अंतरण क्या होता है यहाँ पर, तो ये है दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित या अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया गया हो। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये कि जिस दान में वर्तमान या भविष्य भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हो तो ऐसा दान जो है भावी संपत्ति के विषय में शून्य हो जाएगा। वर्तमान के लिए तो ठीक है लेकिन भावी संपत्ति मतलब भविष्य के लिए वो शून्य हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने मध्य प्रदेश सिविल जज के 2002 का क्वेश्चन पेपर देखा है, विधि क्वेश्चन वाला, ठीक है। उस टाइम पे जीएस के क्वेश्चन नहीं आते थे, ना इंग्लिश थी और ना ही कंप्यूटर के क्वेश्चन आते थे। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो कि विधि से संबंधित क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में हम अगले साल का देखते हैं, 2003-4 जो भी पेपर आया होगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।